नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली RCH 2.0 पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं कि ये बन कैसे रही है। हमारे पास एक दस्तावेज है RCH2 phases.pdf, जिसके कुछ हिस्से हमें मिले हैं और इससे पता चलता है कि इस बड़े सिस्टम को मतलब चरणों में बनाया जा रहा है। फेज 1 जिसे MVP कहा गया है और फिर फेज 2। तो आज हम इसी दस्तावेज के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी योजना क्या है, कौन सी क्षमताएं पहले आ रही हैं, कौन सी बाद में, और शायद क्यों। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि कैसे इतने बड़े जटिल राष्ट्रीय कार्यक्रम को डिजिटल रूप दिया जा रहा है, वो भी कदम दर कदम। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी तह में जाना। तो सबसे पहले फेज 1 की बात करते हैं। इसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP भी कहा गया है। लगता है इसमें बुनियादी ढांचा और कुछ मुख्य चीजें शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, MVP का मतलब ही है कि पहले वो सबसे जरूरी चीजें तैयार करना जिस पर आगे सिस्टम टिकेगा। तो यहाँ सबसे पहले फोकस है कि कौन सिस्टम इस्तेमाल करेगा और कैसे। इसीलिए भूमिका आधारित पहुंच मतलब रोल बेस्ड एक्सेस ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूमिका आधारित पहुंच। हाँ, जैसे एडमिन, मेडिकल ऑफिसर, ANM, आशा, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब के लिए उनके काम के हिसाब से अलग-अलग अधिकार होंगे सिस्टम में। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी देख ले या बदल दे। डॉक्टर को जो देखना चाहिए वो डॉक्टर को देखेगा, आशा को जो चाहिए वो उसे। बिल्कुल सही। सुरक्षा और व्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है ये। और इसी से जुड़ा है फिर उपयोगकर्ता का प्रबंधन। कौन सक्रिय है, कौन नहीं है, इसका रिकॉर्ड। और साथ ही हर हेल्थ प्रोवाइडर की HPR ID और हर स्वास्थ्य संस्थान की HFR ID से मैपिंग, ये सब ABDM के तहत जो राष्ट्रीय रजिस्ट्रियां हैं उनसे जुड़ाव की बात है। और संस्थान यानी फैसिलिटीज का क्या? उनका प्रबंधन भी तो शुरू से अहम होगा। हाँ बिल्कुल, हर अस्पताल या क्लिनिक या हेल्थ सेंटर उसकी पूरी प्रोफाइल बनेगी। नाम, पता, उसकी HFR ID, यहाँ तक कि GIS लोकेशन मतलब नक्शे पर वो कहाँ है, और सबसे जरूरी कि वहाँ कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। अच्छा, जैसे ये पता चल सकेगा कि किस सेंटर पर अल्ट्रासाउंड होता है, किस पर नहीं। हाँ बिल्कुल, और इसमें एक और चीज है, संस्थानों की स्थिति बदलने का प्रावधान। स्थिति बदलना मतलब मान लीजिए कोई सेंटर बंद हो गया या किसी दूसरे बड़े सेंटर में मिल गया, तो सिस्टम में ये अपडेट हो जाएगा ताकि मरीज गलत जगह ना भेजे जाएं। और इसी से जुड़ा है रेफरल पाथवे तय करना, यानी गंभीर केस में कहाँ भेजना है। ठीक है, तो ये उपयोगकर्ता हो गए, संस्थान हो गए। अब आते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर, हेल्थ प्रोवाइडर्स पर। उनके पंजीकरण में क्या खास है? देखिए, हर डॉक्टर, नर्स, ANM, आशा कार्यकर्ता, सबका पंजीकरण उनकी यूनिक HPR ID से होगा। फिर उन्हें उनकी भूमिका दी जाएगी सिस्टम में, और ये भी बताया जाएगा कि वो किस स्वास्थ्य संस्थान से जुड़े हैं। और इसमें डुप्लीकेट एंट्री रोकने की भी व्यवस्था है ताकि एक ही व्यक्ति के कई प्रोफाइल ना बन जाए। और ये भी ट्रैक होगा कि कौन कब से सक्रिय है। ये सब तो सिस्टम के अंदर की व्यवस्था हुई। अब जरा बाहर की दुनिया से जुड़ाव की बात करते हैं। यहाँ एक बड़ा नाम दिख रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM। दस्तावेज कहता है कि M1 और M2 स्तर का सत्यापन हो गया है। M3 अभी या तो पायलट में है या लंबित। ये M1, M2, M3 क्या स्तर है और MVP में ही ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये ABDM के साथ तकनीकी जुड़ाव की गहराई दिखाते हैं। M1, M2 मतलब बुनियादी जुड़ाव हो गया है, जैसे RCH 2.0 सिस्टम ABDM नेटवर्क पर रजिस्टर हो गया, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और संस्थानों की ID वेरीफाई हो गई। M3 जो है वो असल डेटा के लेन देन से जुड़ा है, जैसे मरीज की सहमति लेकर उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स, जिन्हें यहाँ E-ऑब्जेक्ट्स कहा है, उनको HIU यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के जरिए साझा करना। HIU। हाँ, HIU एक तरह की सुरक्षित डिजिटल पाइपलाइन समझ लीजिए, जिससे स्वास्थ्य जानकारी का आदान प्रदान होता है। और इसे MVP में ही क्यों रखा गया? क्योंकि लक्ष्य एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाना है, तो RCH 2.0 को शुरू से ही इसका हिस्सा बनाने की सोच है, ताकि आगे चलकर मरीज के रिकॉर्ड अलग-अलग सिस्टम में ना फंसे रहें। और सहमति से ही जानकारी साझा हो, इसके लिए कंसेंट लॉग रखने का भी इंतजाम है इसमें। ये एक तरह से नींव का पत्थर है। समझ गया। और एकीकरण की बात करें तो पोषण ट्रैकर और यूविन का भी जिक्र है। इनका क्या रूल है यहाँ? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
पोषण ट्रैकर से जुड़ने का मतलब है कि जो बच्चे कुपोषित पाए जाते हैं, सैम या मैम, उनकी जानकारी RCH 2.0 में आ सकेगी और उनके एभा अकाउंट से जुड़ सकेगी। अच्छा। हाँ, मतलब बच्चे की बाह की माप, म्यूएक, वजन, ऊंचाई और उसे जो टेक होम राशन THR मिल रहा है, उसका रिकॉर्ड एक जगह आ जाएगा। तो ये पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक पुल बनाने जैसा है। बिल्कुल। और इसी तरह यूविन, जो टीकाकरण का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उससे जुड़ने पर बच्चों के टीकाकरण रिकॉर्ड भी एभा से जुड़ेंगे। इससे ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि किसका कौन सा टीका छूट गया है। हालांकि दस्तावेज कहता है कि पोषण ट्रैकर वाला इंटीग्रेशन तो है, पर यूविन वाला अभी लंबित दिख रहा है। टेक्नोलॉजी की बात चली रही है तो GIS यानी मैप सेवाओं का भी जिक्र है इसमें, जियो टैगिंग वगैरह। इसका जमीन पर क्या फायदा होगा? इसके कई फायदे हैं। देखिए, स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है, टीके कहाँ लग रहे हैं, आशा कार्यकर्ता किन घरों में जा रही हैं, ये सब मैप पर दिखेगा। तो इससे दूरी का अंदाजा लगाना, मरीज को रेफर करने के लिए सबसे सही रास्ता चुनना, VHND जैसे कैंप की प्लानिंग करना। अच्छा। और यहाँ तक कि ये देखना कि किस इलाके में सेवाएं कम पहुंच रही हैं, मतलब कवरेज हीट मैप बनाना, ये सब मुमकिन हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ सिस्टम का ढांचा और टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा। अब आते हैं उस पर जिसके लिए ये सब बन रहा है, लाभार्थी। फेज 1 में गर्भवती महिलाओं मतलब ANC और प्रसव यानी डिलीवरी, इनसे जुड़े मॉड्यूल्स हैं। इनमें क्या क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए जो प्रसव पूर्व देखभाल यानी ANC मॉड्यूल है, वो काफी डिटेल्ड है। इसमें महिला का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर ये पहचानना कि कहीं गर्भावस्था हाई रिस्क तो नहीं है, HRP, उनकी जांचें कब होनी है, फॉलोअप कब होना है, उसकी ड्यू लिस्ट बनेगी और घर पर देखभाल का क्या शेड्यूल होगा, ये सब इसमें शामिल है। और जो जांचें होती हैं जैसे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, उनका रिकॉर्ड? हाँ, बिल्कुल। उनकी लैब जांचें, USG, उनको जो सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं जैसे आयरन, फोलिक एसिड, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें किसी बड़े अस्पताल रेफर किया गया, उसका रिकॉर्ड, सब कुछ इसी मॉड्यूल में आएगा। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? क्या इसमें भी ABHA या आधार की भूमिका है? हाँ, लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन ABHA आधारित पहचान से करने की बात है, ताकि उनका एक यूनिक डिजिटल हेल्थ अकाउंट बन सके। और QR कोड वाला MCP कार्ड बनाने की सुविधा भी होगी। जाहिर है परिवार की जानकारी, संपर्क सूत्र, पता, ये सब सहमति के साथ ही दर्ज होगा। ठीक है। और फिर आता है प्रसव यानी डिलीवरी मॉड्यूल। इसमें डिलीवरी का पूरा विवरण होगा, नॉर्मल हुई या औजारों की मदद से हुई या ऑपरेशन से हुई, साथ ही जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी JSSK के लाभ हैं। अच्छा, जैसे मुफ्त डिलीवरी, खाना, आने जाने का खर्चा? हाँ, उन सब का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। और इसी में नवजात शिशु का रिकॉर्ड भी बनेगा। अगर बच्चे को तुरंत स्पेशल केयर की जरूरत है तो SNCU में रेफर करने का प्रावधान है। यहीं पर बच्चे को जन्म के समय ABHA या UID से जोड़ने और जन्म के टीके का रिकॉर्ड रखने की बात भी है। और अगर बच्चा NBSU या SNCU में भर्ती होता है तो वहां से फॉलोअप डेटा भी इसमें सिंक होगा। लेकिन आपने पहले इशारा किया था कि फेज 1 में शायद कुछ चीजें पूरी तरह से नहीं हैं या लंबित हैं। हाँ, एक बहुत अहम बात है, प्रसवोत्तर देखभाल यानी पोस्टनेटल केयर PNC मॉड्यूल, जिसमें जन्म के बाद माँ और बच्चे की घर पर देखभाल होती है, जैसे 0, 3, 7, 42वें दिन विजिट करना, खतरे के निशान देखना, वो फेज 1 में लंबित बताया गया है। अरे, ये तो काफी जरूरी हिस्सा है। जन्म के बाद के पहले 42 दिन तो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। स्रोत में कुछ अंदाजा है कि इसे MVP से बाहर क्यों रखा? स्रोत सीधा कारण नहीं बताता, पर अक्सर MVP में वो चीजें पहले रखी जाती हैं जो सबसे बुनियादी हों या तकनीकी रूप से जल्दी लागू हो सकें। हो सकता है PNC का जो घर घर जाकर देखभाल वाला वर्कफ्लो है वो ज्यादा जटिल हो, जिसे शायद फेज 2 के लिए प्लान किया गया हो। पर हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये महत्वपूर्ण हिस्सा बाद में आ रहा है। तो कुल मिलाकर फेज 1 एक तरह से RCH 2.0 के नींव डाल रहा है। यूजर, संस्थान, गर्भवती महिला की देखभाल और डिलीवरी तक का प्रबंधन, और साथ में ABDM, पोषण ट्रैकर, GIS जैसे तकनीकी जुड़ाव। अब आते हैं फेज 2 पर। इसमें क्या नया जुड़ रहा है? हाँ, फेज 2 में वो सेवाएं और कार्यक्रम आ रहे हैं जो या तो फेज 1 में रह गए थे या फिर देखभाल के अगले कदमों से जुड़े हैं। जैसे घर आधारित देखभाल को यहाँ पूरा किया जा रहा है। घर आधारित देखभाल मतलब जो PNC फेज 1 में नहीं था वो अब है। हाँ, एक तो HBNC यानी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर मॉड्यूल यहाँ पूरा होता है। इसमें जन्म के बाद 7वें, 14वें, 21वें
और 28वें दिन घर जाकर नवजात की देखभाल, जैसे उसका वजन देखना, तापमान, स्तनपान ठीक से कर रहा है या नहीं, कोई खतरे के संकेत तो नहीं है जैसे सांस तेज चलना या बच्चा सुस्त होना, और जरूरत पड़े तो तुरंत रेफर करना, ये सब इसमें है। और इसके साथ ही है HBYC यानी होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर मॉड्यूल। ये 6 महीने से 15 महीने तक के बच्चों के लिए है। इसमें आशा या ANM घर जाकर बच्चे के पोषण और विकास की स्थिति देखेंगी, माँ को सलाह देंगी। इसके लिए एक पूरी चेकलिस्ट भी होगी। अच्छा, तो नवजात के बाद छोटे बच्चों की घर पर देखभाल भी कवर हो रही है। फेज 2 में और क्या खास है? एक टर्म दिख रहा है MPCDSR। ये क्या है? ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। MPCDSR यानी मैटरनल पेरीनेटल चाइल्ड डेथ सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि अगर गर्भावस्था या प्रसव के दौरान किसी माँ की मृत्यु होती है, या जन्म के ठीक पहले या बाद में शिशु की, या 5 साल तक के किसी बच्चे की मृत्यु होती है, तो हर ऐसे मामले की सूचना दर्ज करना, उसकी गहराई से समीक्षा करना कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर एक्शन प्लान बनाना ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। ये वाकई बहुत जरूरी है। और रिपोर्टिंग के लिए भी कुछ है, क्वेरी बिल्डर रिपोर्ट। ये क्या चीज है? ये असल में सिस्टम यूजर्स के लिए, खासकर जो मैनेजर या अधिकारी हैं, उनके लिए बहुत काम का टूल है। क्वेरी बिल्डर का मतलब है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से खुद रिपोर्ट बना सकते हैं। खुद मतलब बनी बनाई रिपोर्ट्स के अलावा? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देखना चाहता है कि पिछले महीने उसके जिले में कितनी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ और उनमें से कितनी हाई रिस्क थीं, तो वो खुद सिस्टम में जाकर फिल्टर लगाएगा, जो जो कॉलम उसे चाहिए वो चुनेगा और रिपोर्ट तैयार। अरे वाह! तो मतलब डेटा को जैसे चाहे वैसे एनालाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन रिपोर्ट्स को CSV, एक्सेल या PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे सिस्टम काफी लचीला बन जाता है, क्योंकि हर लेवल पर जानकारी की जरूरतें अलग होती हैं। ये तो बहुत उपयोगी लग रहा है। अच्छा, फेज 2 में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और क्या है? RBSK का भी जिक्र है। हाँ, RBSK यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये मॉड्यूल 0 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों के लिए है। इसमें 4D के लिए स्क्रीनिंग का प्रावधान है। 4D? हाँ, 4D मतलब डिफेक्ट्स एट बर्थ यानी जन्मजात कोई दोष, डिजीजेस यानी बीमारियां, डिफिशिएंसीज यानी पोषण की कमी, और डेवलपमेंट डिलेज यानी विकास में देरी। स्कूलों और आंगनवाड़ियों में बच्चों की स्क्रीनिंग होगी इन चीजों के लिए। और अगर स्क्रीनिंग में कुछ मिलता है तो बच्चे को आगे की जांच और इलाज के लिए DIC मतलब डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में रेफर करने और फिर उसके पूरे इलाज का फॉलोअप रखने की व्यवस्था भी इसी मॉड्यूल में है। फेज 2 में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ खास है? आशा इंसेंटिव मॉड्यूल। हाँ, ये आशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मायने रखता है। ये मॉड्यूल क्या करेगा कि आशा कार्यकर्ता जो भी काम करती हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराना, PNC विजिट करना, HBNC, HBYC सेवाएं देना, उन सब कामों के आधार पर उनकी जो प्रोत्साहन राशि बनती है, उसकी गणना ये सिस्टम अपने आप करेगा। अपने आप मतलब मैनुअल हिसाब किताब कम होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। और इसमें PFMS और NPCI के जरिए भुगतान की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शामिल है। और अगर किसी वजह से उनका कोई क्लेम रिजेक्ट होता है, तो उसका कारण पता करके उसे ठीक करने की प्रक्रिया भी इसमें दी गई है। प्रोत्साहन राशि की बात हो रही है, तो जननी सुरक्षा योजना यानी JSY का मॉड्यूल भी फेज 2 में है। इसमें क्या अलग है? JSY मॉड्यूल खास तौर पर संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए जो नकद सहायता मिलती है उससे जुड़ा है। इसमें लाभार्थी की पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी की जांच आधार या एभा से जोड़कर की जाएगी और पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में PFMS के जरिए भेजा जाएगा। समझ गया। और आखिर में परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग मॉड्यूल, इसमें क्या क्या कवर हो रहा है? इसमें परिवार नियोजन सेवाओं का लगभग पूरा स्पेक्ट्रम है। लोगों को जागरूक करने से लेकर उन्हें अलग अलग तरीकों के बारे में बताना, जैसे गोलियां, कॉन्डम, कॉपर टी, नसबंदी, फिर उनकी पसंद का तरीका चुनने में मदद करना, सेवा देना और उसके बाद फॉलो अप करना। और अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है, मतलब कोई साइड इफेक्ट या दिक्कत होती है, तो उसकी निगरानी और प्रबंधन भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा है। तो फेज 1 और फेज 2 मिलाकर ये एक बहुत ही व्यापक सिस्टम बन रहा है। हाँ, इसे लागू कैसे करेंगे? क्या एकदम से पूरे देश में?
नहीं नहीं, दस्तावेज के आखिर में इसकी एक चरणबद्ध रणनीति बताई गई है। पहले शायद कुछ चुनिंदा जगहों पर इसकी फील्ड टेस्टिंग होगी, जिसे सैंडबॉक्स कहा गया है। फिर शायद कुछ जिलों या राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। वहां से जो सीखेंगे उसके आधार पर सुधार करके फिर धीरे धीरे इसे बड़े पैमाने पर रोल आउट किया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ट्रेनिंग एक बड़ा हिस्सा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की ट्रेनिंग, सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए SOPs बनाना, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं उसकी तकनीकी निगरानी, जिसे टेलीमेट्री कहा गया है, ये सब शामिल है। किसी भी इतने बड़े बदलाव के लिए ये एक सोचा समझा तरीका है। तो इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो ये कि RCH 2.0 का विकास एक बहुत ही व्यवस्थित 2 चरणों वाली प्रक्रिया है। फेज 1 में नींव रखी जा रही है। यूजर कौन होगा, संस्थान कैसे मैनेज होंगे, गर्भवती महिला और प्रसव का बेसिक प्रबंधन, और ABDM जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ाव। हाँ, बिल्कुल। और फेज 2 में उस नींव पर एक तरह से पूरी इमारत खड़ी की जा रही है। इसमें देखभाल का दायरा बढ़ रहा है। घर पर नवजात और बच्चे की देखभाल आ रही है। HBNC, HBYC, बच्चों की पूरी स्क्रीनिंग, RBSK है। मृत्यु जैसे गंभीर मामलों की निगरानी और उस पर प्रतिक्रिया, MPCDSR है। बेहतर रिपोर्टिंग की सुविधा है और कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रबंधन भी है। यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीकाकरण, पोषण, JSY, RBSK, परिवार नियोजन, इन सबको और साथ ही ABDM जैसी डिजिटल पहलों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से लक्ष्य यही लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी की पूरी चेन को ज्यादा प्रभावी, ज्यादा डेटा ड्रिवन और ज्यादा सुगठित बनाया जाए। जब सारी जानकारी एक जगह होगी तो योजना बनाना, निगरानी करना, कहाँ कमी है ये पहचानना, ये सब आसान हो जाएगा। डुप्लीकेशन कम होगा, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। सुनने में तो ये सब बहुत प्रभावशाली है, एक ऐसा सिस्टम जो स्वास्थ्य सेवाओं के हर पहलू को डिजिटल धागे में पिरो दे। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में उठता है, ये जो पूरी योजना है, कागज पर इतनी व्यापक, इतने मॉड्यूल्स, इतने इंटीग्रेशंस, इतनी प्रक्रियाएं, इसे जमीनी हकीकत में उतारना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? हाँ, ये सवाल तो बहुत जायज है। वो लाखों स्वास्थ्य कर्मचारी जो पहले से ही शायद काम के बोझ तले दबे हैं, क्या यह सिस्टम वाकई उनके काम को आसान बनाएगा या कहीं और जटिल तो नहीं कर देगा? और सबसे जरूरी बात, वो करोड़ों लाभार्थी, माताएं, बच्चे, किशोर, जिनके लिए ये सब बन रहा है, क्या उन तक इन तकनीकी सुधारों का फायदा सच में पहुंच पाएगा? क्या उनकी सेवाओं तक पहुंच पहले से बेहतर और सरल होगी? ये शायद वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें तभी मिलेगा जब ये सिस्टम पूरी तरह से जमीन पर उतरेगा और काम करना शुरू करेगा। इस पर आगे सोचना जरूरी होगा।